सेठ मानिकचंद सीतापुर गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। अमाप संपत्ति का मालिक मानिकचंद को अपनी संपत्ति और पैसों पर बड़ा घमंड था। सीतापुर गांव में ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी उससे कई गुना ज्यादा जमीन सेठ मानिकचंद के पास थी। कई गरीब किसान तो उसके लिए उसके खेतों में काम करते थे। सीतापुर गांव में गोपी नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। गोपी का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। गोपी के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतनी ज्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक गोपी भी था। अब गोपी धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला था नहीं और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ मानिकचंद है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने मानिकचंद सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर गोपी बोला, सेठ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दो ताकि मैं अपने खेत में फिर से फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे नौकरी दे दो ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त तक खाना मिल सके। घमंडी सेठ मानिकचंद को उसकी इन बातों से कोई मतलब था नहीं, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि गोपी कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहां वह दोगुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे जरूर दुगना फायदा होगा। सेठ गोपी से बोला, देख भाई गोपी, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं, और मेरे पास अभी खेत में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद है, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेती में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूँ, मैं तुझे 200 ही दे पाऊंगा। ठीक है मरता सेठ जी। क्या न करता। गोपी ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वो सेठ मानिकचंद के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ मानिकचंद उसके काम से काफी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह गोपी को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीनों के पैसे बच जाएंगे, तब सेठ ने गोपी को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को ये विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने गोपी को अपने पास बुलाकर, आओ गोपी आओ, हाँ जी, इसका आज का पैसा दे दो इसको। हाँ भाई गोपी, कल से तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है भैया। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुझे बुला लूंगा। यह सुनकर गोपी का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, अब वह क्या करेगा। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मालिक, मालिक ऐसा अन्याय मुझ गरीब पर मत करिए मालिक, आप माए बाप है,
मुझे काम पर रख लीजिए सेठ जी। मैं मेरा परिवार भूखा नहीं रख सकता है सेठ जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे चला जा यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं तेरे लिए, और दोबारा मेरे हवेली के सामने भटकना भी नहीं। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी-खोटी सुनाकर गोपी को वहां से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीनों की तनख्वाह बचने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि गोपी उसके आंगन में बैठा है। सेठ मानिकचंद ने उसको पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ गोपी, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो? तुझे मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानती हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए मुझ गरीब पर। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उस तुझे समझता नहीं क्या? मैंने बोला मेरे पास तेरे लिए काम नहीं है, फिर भी हटेले जैसे आ गए तू। चल भाग यहाँ से। बेचारा गोपी अपना सिर नीचे झुका के वहां से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। गोपी फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहां से जाने के लिए कहा। तुझे शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? बेशर्म कहीं का, हकालने के बाद भी लौट के आ जाता है फिर से। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो गोपी सेठ के हकालने पर भी वहां से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ मानिकचंद ने उससे पूछ लिया, अरे गोपी, तू कैसे आदमी हो? तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ इंसानियत बची कि नहीं तेरे में? गोपी ने सेठ से कहा। बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ, तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता सेठ जी। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने गोपी को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूँ ताकि गोपी से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन गोपी के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ मानिकचंद ने आसपास हर जगह नजर दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब गोपी नहीं था। सेठ ने सोचा, देखा, मेरी तरकीब काम कर गई। लगता है गोपी से अब पीछा छूट गया है। कि अब सेठ के द्वार पर गोपी नहीं बैठा था, लेकिन गोपी का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, लेकिन गोपी तो इतने जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कोई काम, या उसे कोई और काम मिल गया होगा, या फिर और कुछ? पता लगाना पड़ेगा। मुझे गांव में जाकर गोपी के बारे में पूछताछ करनी पड़ेगी। सोच रहा था। इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को गोपी की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। अरे मोहन, इधर आ। अरे वो गोपी कहाँ रहता है? सेठ जी, वो सामने वाला जो मकान दिख रहा है ना, वही गोपी का मकान है। पिछले 7-8 दिन से घायल पड़ा है बेचारा, उठना भी नहीं होता है इससे। मोहन, गोपी कैसे घायल हो गया? सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ मानिकचंद को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था, तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में गोपी चोटिल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ मानिकचंद का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मार कर भगाता रहा। सेठ गोपी के घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि मोहन की घर की हालत बहुत खराब है।
उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने गोपी के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगी। गोपी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी।